Welcome in conversation with Dr. Mishra. Dr. Mishra is a pediatric cardiologist and practicing in Manipal Hospital, Dwarka, Delhi. Mein. And today we are talking about her mission target day 5 in COVID-19. Dr. Mishra, would you like to explain कि ये target day mission target day 5 क्या है COVID-19 का? क्या आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे इस बारे में? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बचपन बचाओ आंदोलन आदरणीय नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी साहब, सुमेधा भाभी जी, और जिन्होंने इतना सब बचपन बचाओ आंदोलन जैसा बड़ा मूवमेंट तैयार किया, राकेश भाई साहब जो बिल्कुल इसके लिए डेडिकेटेड हैं और बच्चों के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो और स्वाति, तुम, सतीश जी, सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। मिशन डे 5, एक्चुअली हम ये भूल जाते हैं कि जिस तरह से प्रकृति ने हमें हर चीज़ को एक नियमबद्ध तरीके से जीने के लिए कहा है। सुबह 6 बजे सूरज उगेगा और 6 बजे डूब जाएगा, तो उसमें किस दिन में कहाँ डूबेगा उसका भी एक अपना हिसाब चलता है। एक सर्केडियन रिदम होती है, इतने बजे आप सोएंगे, इतने बजे उठेंगे, तो आपका इंसुलिन इतने बजे सिक्रेट होगा, इतने बजे नहीं होगा। उसी तरह से कोविड-19 एक प्रकृति की दी हुई चीज़ है जिसका एक पूरा टाइमलाइन है, पर ये टाइमलाइन 1 साल, 2 साल, 7 साल नहीं है, ये सिर्फ 7 और उसके आगे के दिन। ये शुरू के 7 दिन है। मैंने ये पाया कि अगर आप इन 7 दिनों को एक कोविड-19 टाइमलाइन एप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत बिताएं, तो शायद आपको वो नहीं देखना पड़ेगा जो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, आईसीयू बेड सब कुछ भरे हुए हैं और हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं। तो इसलिए मेरा ये मिशन है कि आप जो 5वां दिन है, कोविड-19 इन्फेक्शन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट वो होता है जो सिंपल होता है, जैसे किसी भी फ्लू में आपको कुछ खांसी जुकाम हुआ, कुछ गले में दर्द हुआ, कुछ फीवर हुआ, कई बार वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, और 5-7 दिन में आपने कुछ ओआरएस पिया, सारी चीज़ें ठीक हो। पर इस बीमारी में क्या होता है, इसके बाद आपका शरीर कई बार इतना एजिटेटेड हो जाता है, इतना नाराज हो जाता है वायरस से, कि वो वायरस से तो खैर जो लड़ता है वो लड़ता है, पर वो ऐसी चीज़ें बना देता है जो हमारे ही शरीर को नुकसान करने लगती हैं। वो होता है जिसको हम कहते हैं इम्यूनोजेनिक स्टॉर्म, जिसको कहते हैं कि इस तरह से पूरा शॉक में चले गए, ऑक्सीजन ही नहीं बची यहाँ शरीर में। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये यूजली 6वें-7वें दिन के बाद होना शुरू होती है, पर इसका शुरुआत जो होती है, आगाज़ जो होती है, वो 5वें, 6वें, 7वें दिन में ही छुपी होती है। और अगर जैसे कि कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर आप 5वें दिन में इसको पहचानने की कोशिश करेंगे तो ये प्रिवेंशन में ही आएगा, क्योंकि आप सेकेंड फेज को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको एक तरह से आप कहिए सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस है, जिसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप करेंगे कब? जबकि आप पहचानेंगे। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि जो डे 5 है उसको आप ध्यान से देखें, ध्यान से एनालाइज करें और देखें कि कहीं आप कोविड निमोनिया में बढ़ने वाले तो नहीं है। और अगर कोविड निमोनिया हो जाता है तो इसमें मैंने यही बताया है कि फर्स्ट डे के कुछ रिचुअल्स हैं, थर्ड डे के कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ रिचुअल्स 4th डे के हैं, बट 5th डे में आपको कुछ बायोकेमिकल टेस्ट करना है। आपको देखना आपका फीवर फिर से आ रहा है या फीवर ज़्यादा ही रह रहा है या आपका सैचुरेशन फॉल कर रहा है पल्स ऑक्सीमीटर पे। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो शायद आप एक नेक्स्ट स्टेज के लिए बढ़ चले हैं, और नेक्स्ट स्टेज इसमें होता है कोविड निमोनिया। तो फिर नेक्स्ट डे बहुत अच्छा है कि आप एक सीटी स्कैन के लिए चले जाएं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कितने सेगमेंट, 2 सेगमेंट इन्वॉल्व हुए या 14 या 25 का स्कोर होता है। तो उसमें यूजली अगर 19 है तो बहुत ही सीरियस बात है, 10 से 19 है तो थोड़ा मॉडरेट सी डिसीज़ है, और अगर 10 से नीचे है तो माइल्ड सी डिसीज़ है। तो ये क्लासिफिकेशन एक बार जब आपके हाथ में आ गया, साथ में आपको ये सपोर्ट मिल गया कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन चल रहा है और हाई लेवल पे चल रहा है, तो मतलब अगर आपका माइल्ड डिसीज़ भले दिख रही है सीटी में, पर वो आगे बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि अंदर तो स्टॉर्म चल ही रहा है। उसका इफेक्ट आज 6वें नहीं दिख रहा तो 7वें 8वें में दिखेगा।
तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो सचमुच ही इस्तेमाल करने में बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आपने वो 5वें, 6वें, 7वें दिन में अपनी दवाइयाँ शुरू कर दी, जिनमें से आप नाम सुन ही रहे होंगे, रेमडेसिविर है, जैसे कि स्टेरॉइड है, ये सब जो भी डॉक्टर देना चाहें, ये तो डॉक्टर का काम है वो क्या देंगे। पर जब वो देते हैं तो ये पाया गया है कि एक बंदा 5 से 7 दिन में मैक्सिमम इस बीमारी से काफ़ी हालत तक बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद अगर आप सच पूछे तो ऑक्सीजन वगैरह भी अगर देना तो 2 से 4 लीटर इतना कुछ की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि आपको 50 लीटर या 60 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। और हमारी आज की प्रॉब्लम क्या है? 50-60 लीटर ऑक्सीजन। और इतने बढ़ते हुए मरीज जो आईसीयू में बैठेंगे वो 4 हफ्ते से पहले निकलेंगे नहीं। पर अगर हमने 5, 6, 7 दिन को टारगेट किया है, अगर हमने मॉडरेट डिसीज़ को तुरंत ट्रीट करना, माइल्ड टू मॉडरेट, जो माइल्ड में मॉडरेट कन्वर्ट हो सकती है, या जो मॉडरेट हो चुकी है, उसको हमने अगर हैंडल करना शुरू किया है तो आपकी किल्लत सब खत्म समझिए। क्योंकि अगर आप आईसीयू में गए और अगर आप सीवियर डिसीज़ में गए तो हालत ये होगी, क्यों होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर हालत ये होगी कि पता लगेगा कि आप 4 दिन तक, 4 नॉट 4 दिन तक, 4 हफ्ते तक, 4 वीक, 6 वीक आप वहाँ पे हैं। कभी आपको हाई फ्लो नेजल कैनुला मिल रहा है, कभी आपको हाई कंसंट्रेशन मास्क मिल रहा है, कभी आपको वेंट दे रहे हैं, पर कुछ हो ही नहीं रहा। सैचुरेशन 70 है तो 70 है, 80 है तो 80 है, और आपकी सारा शरीर त्राही कर रहा है कि ब्रेन भी कह रहा है कि नहीं अब तो स्ट्रोक में जाना पड़ेगा, किडनी है वो कह रही है कि अब हम यूरिन नहीं बना सकते, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। उस स्टेज में अगर आपने पेशेंट को हैंडल करना शुरू किया तो फिर आप उसको बचाने की उम्मीद कम रखें, ये होता है। और अगर बच भी गया तो इंटैक्ट सर्वाइवल की उम्मीद कम रखें। इसका दूसरा पार्ट यही है, फॉर इंटैक्ट सर्वाइवल, कि आपका ब्रेन भी ठीक रहे, किडनी भी ठीक रहे, वो सब देखें। जैसे आप एक ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को आप डील करना शुरू करते हैं, क्या कहती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कहती है कि आपकी थोड़ी भी खांसी है आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग खाओ। तो ये प्रिवेंशन है ना? तो उस तरह का प्रिवेंशन कोविड-19 के लिए क्यों नहीं 5, 6, 7 दिन में हम इंटरवीन करें, 7 दिन में आईसीयू बेड खाली हो जाएगा, हम हॉस्पिटल केयर दें। बिकॉज रेमडेसिविर ऐसी जगह है, जैसे आप हाई डोज स्टेरॉइड, इसकी एक थेरेपी है, इसमें ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है। ये सारी चीज़ों को डॉक्टरी सुपरविजन में देने से कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने की रफ्तार कम हो जाती है। और आपकी ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ही नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बड़े बेड की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप उसके बाद जब 7 दिन में आप सेटल हो गए, आपके इंजेक्शन पूरे हो गए, आपका सारा जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नीचे आ गए, आप घर आ जाओ, बाकी आप घर में कंटिन्यू करो। सो इजंट इट ए गुड वे ऑफ डूइंग थिंग एंड हैंडलिंग ए पैंडेमिक? कि ये सही है कि आप 90% हो, 70% पे जाके फिर हॉस्पिटल का बेड ढूंढें, फिर आप एडमिट हों, वेंटिलेशन पे जाएं, फिर बाहर ना आएँ, फिर बाहर, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। ये मेरा कहना है कि आप 90% को ना टारगेट करके 95% को टारगेट करें और 5th डे को टारगेट करें। The thing is कि आप जैसे आपने बताया कि 5-6 दिन के बाद का जो इंटरवेंशन है मिशन डे 5, पहले 3 दिन में कौन-कौन सी दवाइयाँ या ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकें इस चीज़ को, अगर आप बताना चाहेंगे इस बारे में तो? हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि जो हमारा ये समझना चाहिए कि जो फर्स्ट 7 डेज़ के सिम्पटम क्या होते हैं वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 3 तरह के सिम्पटम होते हैं। पहला सिम्पटम वो है जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ा होता है, दूसरा होता है जो कि इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जुड़ा होता है, और तीसरा जनरल होता है। जनरल में आप फीवर, माइल्जिया, खूब थकावट लग रही है, हेडेक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम है। और जो थ्रोट से रिलेटेड सिम्पटम होते हैं वो जो हो गया, rhinitis होता है, और उसमें वॉइस यू स्टार्ट लुकिंग एट वॉइस चेंज, तो थोड़े दिनों में आप डायग्नोसिस बनाने लगेंगे कि एक नेजल ट्वेंग आती है, एक छोटी वॉइस होती है, और उससे आप पता कर सकते हैं कि इसका शायद आरटीपीसीआर पॉजिटिव आएगा ही अगर किया जाए। तो ये इनके सिम्टम है। और हार्ट रेट या तो बहुत कम हो जाती है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है। और इसके लिए पहले दिन जैसा आपको पता है कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, आइसोलेशन, बट यू हैव ए sunlight, you should have a access to good ventilation, and of course the antipyretic। इसके अलावा आजकल आइवरमेक्टिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो एम्स के प्रोटोकॉल हैं, ये सब आपको फिजिशियन के साथ लेनी है। कोई भी दवाई आपको अपने आप नहीं लेनी है, बिकॉज हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है। पल्स ऑक्सीमीटर अपना देखना सीख लें। फर्स्ट 3 दिन ये समझिए कि आपको अपने पल्स ऑक्सीमीटर को देखना सीखना है।
बिकॉज अगर आप सचमुच ही अपने सिम्टम को ठीक से पहचान रहे हैं तो आप डे वन में आपको कोई ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे नहीं। बेटर ये है कि एक सीबीसी सीआरपी, एक लीवर फंक्शन टेस्ट करा लें, तो उससे दवाइयाँ लेने में आसानी रहेगी। सीबीसी सीआरपी अगर आपका डिरेंज हो रहा है तो शायद आपने 1-2 दिन मिस किए हैं, शायद ही आपका सेकंड थर्ड डे है, क्योंकि फर्स्ट डे पे यूजुअली ये नॉर्मल रहते हैं। थर्ड डे तक फीवर अगर आपका आ रहा है, फोर्थ डे पे अगर फीवर आ रहा है, तो इन दैट केस आप फिफ्थ डे में रेडी रहें कि अब आपको कोविड पैनल वगैरह कराना है। और साथ में आप आइसोलेशन कंटिन्यू रखें, अच्छा खाना रखें, बैलेंस डाइट रखें, विटामिन सी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश फ्रूट खाएं, और विटामिन सी की टैबलेट भी लें, विटामिन डी लें, जिंक लें, सेलेनियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ आज के दिन में इम्यून बूस्टर के नाम पे आती हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, बहुत सारी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं। ये सब वही लोग बता सकेंगे कितने इफेक्टिव हैं, बट अगर आपको लगता है, आपका ट्रस्ट है आयुर्वेद पे या होम्योपैथी पे, तो आप उसको भी ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज मैं एक एलोपैथी की डॉक्टर हूँ और दूसरे तरह की पैथीज को मैं ज़्यादा समझ नहीं सकती हूँ। तो वो आप कर सकते हैं। सिर्फ एक अश्वगंधा करके दवाई है जिसको अभी जापानीज एंड दी आयुष मिनिस्ट्री ने मिलकर किया था, जिसमें अश्वगंधा को उन्होंने पाया कि इफेक्टिव हो सकती है, तो वो भी शायद देखी जा सकती है विथ आयुर्वेद वाले जो डॉक्टर्स हैं उनकी एडवाइस के साथ। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, पानी खूब 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 पिए। सो एंड डे 5 इंटरवेंशन जो है वो क्या है, मतलब आपने जैसे बताया 3-4 दिन का, और डे 5 में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फीवर सेटल डाउन कर गया है। यूजली फीवर 4 दिन पे सेटल हो जाता है। जो अभी दवाइयाँ दी जाती हैं वो दवाइयों की वजह से वॉट एवर रीजन 3 से 4 दिन में फीवर सेटल हो जाता है। पर अगर फीवर फिर भी 100 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, अगर फीवर फिर से आना शुरू हो गया है, अगर उसके साथ टैकीकार्डिया वगैरह प्रेजेंट हो रहा है, कई बार आपको SpO2 वो फ्लक्चुएट करता हुआ मिल रहा है, कोविड पैनल जरूर कराएं। एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं बहुत सारे, उसमें देखे जाते हैं, डी डाइमर का नाम सुना होगा आपने, इंटरल्यूकिन, ये सब जो भी है वो सब आप कराएं और आप डॉक्टर से फिर सलाह लें। और डॉक्टर को अगर लगता है तो 6 डे पे आप एक अपना CT करा लें लो डोज रेडिएशन के साथ, तो उसमें करीब 13-14 एक्सरे फिल्म के बराबर आपका एक्सपोजर होता है, इट्स नॉट मच। और ये कभी ना करें कि शुरू के 4 दिन में CT कराने पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आप श्योर हैं कि आपका तो अभी ही शुरू हुआ है, तो 4 दिन में आप कुछ भी कर लें, CT में कुछ निकलेगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप फिर 4 दिन बाद कहेंगे कि हम क्यों कराएं CT, जब आपको जरूरत है तब आप CT नहीं कराएंगे, तो ये हो जाता है। तो एक CT की जगह छोड़नी चाहिए, वो है 6वां 7वां 8वां दिन जब भी कराएं। तो आपका ये कहना है कि अगर मैं समझी उस बात को कि फीवर अगर 5वें या 6ठे दिन से परसिस्ट करता है तो सिटी स्कैन आपको कराने की जरूरत है, और आपको लगे कि हो आप सकती है विद फिजिशियन एडवाइस एंड दी आपकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर। ओके। इफ मतलब मैंने आपको 3 बोला है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर आप देखें, फिजिशियन की एडवाइस को लें, और आपका पल्स ऑक्सीमीटर देखें, और ऑफ कोर्स सिम्टम देखें। सिम्टम में मतलब जैसे फीवर है, थकावट हो रही है, वो सारी चीजें। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली रेमडेसिविर और स्टेरॉइड के यूसेज पे, उस पे हाँ, थोड़ा सा देखिए आप लाइफ रेमडेसिविर और लाइन। स्टेरॉइड का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ इस इंटरव्यू में कि मैं कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। ये रिकमेंडेशन CDC से आते हैं, बहुत सारे लोग टीवी चैनल पे बात करते हैं, तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं इसके बारे में। रेमडेसिविर ही एक अकेली एंटीवायरल ड्रग है, और स्टेरॉइड एक अकेला चीज़ है जिससे लोग कहते हैं कि जो इम्यून स्टाम है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पर अगर जब भी आपको स्टेरॉइड शुरू से ना दें, बहुत सारे लोग शुरू से देना शुरू कर देते हैं, तो वो वायरस को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से अगर आप 5वें दिन भी देंगे तो वो भी वायरस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि एक इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग दिया जाए। और वो यूजली अभी तक तो लोग यही कहते हैं कि रेमडेसिविर ही बेस्ट है। इट इज़ नॉट अल्टीमेट, इट्स नॉट दी रामबाण, ऐसा नहीं है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जिस तरह से ट्यूबरकुलोसिस के लिए, उस तरह से रेमडेसिविर COVID-19 के लिए नहीं है, पर फिर भी वही एक ड्रग है जो कि इफेक्टिव हो सकती है। तो इसलिए रेमडेसिविर की कुछ दवाएं आपके फिजिशियन अगर कहते हैं देना है तो देना है, अगर वो कहते हैं स्टेरॉइड की ज़रूरत है तो है, और अगर आपका CT स्कोर कहता है कि आपको निमोनिया हो चुका है तो है। सवाल ये है कि CT स्कोर अगर 2, 3, 4 है तो क्या करें, या <10 है तो क्या करें। तो मेरा ये मानना है कि इसको आप हल्के से ना लें। मतलब कोई कह सकता है कि माइल्ड डिसीज़ है और इसको हल्के से लिया जा सकता है, बट मैं नहीं कहूँगी कि हल्के से लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस स्टेज
पे हैं हम अपनी डिजीज़ में, हमें तो डे भी नहीं पता है एग्जैक्टली कि 5वां दिन है, 6वां है या चौथा दिन है, वी डोंट नो। तो क्या होता है कि जब भी ये कुछ आता है तो आपके अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और अगर फीवर, वो दोनों ये शो कर रहे हैं कि आपके अंदर एक इम्यून स्टॉर्म चल रहा है, उसके साथ सीटी 3, 4, 5, 10 जो भी बता रहा है, सीरियसली लें, दवाइयाँ शुरू करें, फिजिशियन से बात करें। और मैं ये चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अगर हम डे 5 को टारगेट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास हॉस्पिटल बेड होंगे। इस स्टेज में अगर आपको एडमिट भी होना पड़े और अगर आपको दवाइयाँ देनी भी पड़े तो आप इवन डे केयर सेंटर की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे 5 घंटे आप कहीं जाके रुके, वहाँ इंजेक्शन ले लें, एक एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, व्हाटएवर, और इसके बाद आप होम केयर लें, फिर जाएँ, फिर आएँ, तो डॉक्टर एक बार आपको सुपरवाइज़ कर सकेगा, जो भी फैसिलिटी है, और ओवरलोडेड भी नहीं होगा, क्योंकि ओवरनाइट अननेसेसरली फिर सिस्टर्स परेशान हैं, आपके फैमिली मेंबर ट्रेन किए जा सकते हैं। जो आज के दिन में सब जगह आप देख रहे होंगे 5,000 4,000 की फैसिलिटी जो बेड की आ रही है, मेरी बहुत रिक्वेस्ट होगी कि बहुत सारे लोगों को वॉलंटियर करना चाहिए और वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ जो मतलब जो आपदा स्थिति आती है उसके लिए हमें, जैसे हम फायर ब्रिगेड वगैरह के लिए भी हम कुछ ट्रेनिंग करते हैं। तो ये एक हमने एक प्रोग्राम शुरू भी किया है, वो है चाइल्ड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ गाइड। दिस इज़ ए हेल्थ एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। तो ये जो हम प्रोग्राम है, यही है कि हर एक स्कूल के आदमी को, बच्चे को आना चाहिए कि कैसे थर्मामीटर यूज करना है, कैसे पल्स ऑक्सीमीटर यूज करना है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे फ़ोन करना है, कैसे एक पिक्चर क्लिक करनी है और भेज देना है मेडिकल फैसिलिटी को। तो कई बार आपके बच्चे जो हैं वो रात को 12 बजे आपके एसोसिएट, आपके फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर बन सकते हैं, अगर हम बच्चों को 8-9 से इसमें ट्रेन करना शुरू करें। इसका हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, वो मिसेज अनीता शर्मा हैं प्रिंसिपल, वो उनके साथ हम लोगों ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के थ्रू इसका एक सेशन किया भी था और आगे भी करने का प्लान है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और आई थिंक जैसा कि हम लोगों को कह रहे हैं और इसमें बच्चों की भागीदारी कितनी ज़रूरी है वो आपने अभी बताया कि दे कुड बी फर्स्ट एड प्रोवाइडर। अच्छा, एक हाई हैप्पी हिपोक्सिया करके एक आपने टर्म यूज़ किया था, व्हाट इज़ दैट? क्या है वो? किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे उसको? देखिए, जो नीलेपन की बीमारी आपने देखी होगी कई बार, वो 2 वजहों से होती है। एक होती है कि फेफड़े में निमोनिया हो गया, हम सबको पता है, या कोई फाइब्रोसिस की डिसीज़ हो गई, है ना? तो नीलापन आने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ऐसी वाली निमोनिया जो होती है ना, इसमें अगर आप ऑक्सीजन दें तो मोस्ट ऑफ द टाइम नीलापन हट जाता है ना? ये होता है उनमें। पर ये जो लंग्स की वजह से जब भी नीलापन आता है ना, तो आप देखेंगे मतलब वो सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। आप दूर से देख के कह सकते हैं कि बच्चा तो, ये पर्सन बहुत, इवन आप फ़ोन पे बात नहीं कर पाएँगे या सामने भी बात नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो सेंटेंस, जैसे अस्थमा में आपने देखा होगा, तो जैसे नीलापन आता है वैसे-वैसे आदमी बात ही नहीं कर सकता है ना? वो हो जाता है। एक दूसरे भी नीलेपन की बीमारी होती है, वो होती है हार्ट की डिसीज़ में, जैसे कि जो ब्लू बेबीज़ होते हैं, हाँ? जैसे एक टेट्रोलॉजी, टॉफ का नाम सुना होगा आपने, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा आपका 50% होगा उसका सैचुरेशन, फिर भी बच्चा हाँफ नहीं रहा होगा, है ना? बच्चा बैठे ही होगा, चल नहीं पाएगा, वो सारी प्रॉब्लम है। पर वो है ना 60-70% में भी कंफर्टेबल रहेगा माँ की गोद में। तो ये एक सिचुएशन होती है, इसको कहते हैं हार्ट डिसीज़ के कारण नीलापन होना। ये इस वाले में अगर आप ऑक्सीजन देंगे तो ये बच्चा नीलापन कभी नहीं उभरेगा, नीलेपन से बाहर नहीं आएगा, उसको तो आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, है ना? तो ये वाला है। तो एक निमोनिया वाला है जो ऑक्सीजन से इम्प्रूव भी होता है, एक ये वाला है जो कि नहीं इम्प्रूव होता है। एक तीसरा नीलेपन की बीमारी अब हमारे पूरे प्लेनेट में आ गई है और उसको कहते हैं कोविड-19। तो जो कोविड-19 निमोनिया है, इसमें भी ये देखा गया है कि धीरे-धीरे पता लगता है कि 99 सिचुएशन है, फिर 92 हो गया, फिर 89 हो गया, फिर 70 हो गया, 50 हो गया। तो इस तरह की, और पेशेंट फिर भी बात कर रहा है, फिर भी फ़ोन ले रहा है, फिर भी खाना भी खा रहा है। अगर कई लोग मज़ाक में ये कहते हैं कि ये मतलब शुरू-शुरू के दिनों में इस बात को नोटिस किया गया था, इसको हैप्पी हाइपॉक्सिया इसलिए कहा गया था कि लोगों का पता लगता है, डॉक्टर कह रहा है कि हम इंट्यूबेट करेंगे और पेशेंट कह रहा है हम खाना खाएँगे। यू नो, दिस नेवर हैपेंस इन अदर डिसीज़ेज़, पर इसमें ये इतनी हैप्पी हो सकता है पेशेंट। तो आप कभी मत सोचिए कि जिस बच्चे का सिचुएशन, जिस एडल्ट का या बच्चे का सिचुएशन अगर वो हो रहा है और वो कह रहा है कि नहीं हम खाना खा सकते हैं अपने हाथ से, तो इसका मतलब वो सही हालत में है। क्योंकि अगर सिचुएशन 80% से नीचे चला गया तो बहुत, क्यों ऐसा हो रहा है हैप्पी हाइपॉक्सिया, ये देखने की चीज़ है।
तो इसको पहले ये माना गया था कि हमारे जो ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेज हो जाते हैं जो हाइपोक्सिया को परसीव ही नहीं कर सकते, इसलिए वो कहते हैं कि भाई हाँ नहीं, सांस जितनी रफ्तार पे चल रही है ठीक है। इसके बाद फिर ये कहा गया कि नहीं नहीं, ये तो खून में कुछ खराबी आ जाती है, जो हीमोग्लोबिन है वो कुछ अलग तरीके का हो जाता है और वो ऑक्सीजन को पकड़ ही नहीं पाता है, इसलिए ऐसा होता है। पर अब लेटेस्ट अभी पिछले 1-2 महीने में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पेपर आए हैं। वो पेपर ये कहते हैं कि कोविड निमोनिया में एक स्टेज पे जाके कुछ वैसा हो जाता है जैसे कि हार्ट डिसीज में होता है, जैसे ब्लू बेबीज में होता है। वो ये होता है कि जो खून होता है वो दाईं ओर से बाईं ओर की चैनल्स होती हैं, जो खून को एक्चुअली जब वो लंग में इंटर करता है, इसके बाद उसको वहाँ जाना है जहाँ ऑक्सीजन, वहाँ वो जाते ही नहीं, वो वहाँ से ही जो अलग से इनको कहते हैं एवी मेलफॉर्मेशन या एवी फिस्टुला, उससे वो निकल के और वो बाईं ओर डायरेक्ट चला जाता है। ये एक्सप्लेनेशन बहुत सही लगता है। उन्होंने पैथोलॉजिकली उनमें से कुछ केसेस हैं, उन्होंने सीटी बेसिस पे बताया कि ऐसा लगता है कि ऐसा होता है, और ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सचमुच ही जैसे पल्मोनी एवी फिस्टुला पेट से भी बन के आ सकते हैं किसी पे, कई बार एक्वायर भी होते हैं। तो ये सारे जो एडल्ट हो जाते हैं 40 साल के हो जाते हैं और तब भी नीलापन है पर कोई परेशानी नहीं है, केवल चलने में तकलीफ है। तो ये उसी तरह का प्रेजेंटेशन इसमें भी हो रहा है और ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। ये पॉसिबिलिटी बहुत सीरियस चीज़ है, क्योंकि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन को निमोनिया में देने में तो ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होता है, पर नीले बच्चों में देने में जिनमें हार्ट की बीमारी होती है इम्प्रूव कभी नहीं होता है। वैसे ही आप कोविड-19 में कितना भी ऑक्सीजन देंगे वो इम्प्रूव नहीं होगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी रिसर्च सामने आया है और इसको आगे देखने की बहुत ज़रूरत है, और वहाँ पे इम्पोर्टेंस आ जाता है 5th डे इंटरवेंशन का, क्योंकि अगर आपने उसको बहुत डिले कर दिया, 11वें दिन 12वें दिन थोड़ा ज़्यादा 25 का सिटी स्कोर आ गया, 22 का सिटी स्कोर आ गया, तो शायद उन कंडीशन में आप ऑक्सीजन ऐसी जो हाई फ्लो नेजल कैनुला होता है उसमें आप 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर आप इतना ऑक्सीजन देंगे तो इतनी पॉपुलेशन को कैसे वो करेंगे, और चूंकि वो ऑक्सीजन से कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन चलता रहेगा। तो इस पेशेंट को जब वो आईसीयू में रखेंगे तो एक आईसीयू बेड पे जब आप 4 लोगों को निकाल सकते हैं तो आप एक आईसीयू बेड में सिर्फ एक पर्सन को रखेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी है वो बाहर विथ या तो डेथ होगी तो आएंगे, और या आएंगे तो वो डिसेबिलिटी के साथ आएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है डे 5 इंटरवेंशन इज़ ए सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। तो आपने ये बोला कि ऑक्सीजन के बारे में बहुत ही, क्योंकि आजकल उसी का सबसे ज्यादा यूसेज है। मैं देख रही हूँ स्कैरसिटी जो है, लोग ऑक्सीजन लंगर कर रहे हैं या ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो दैट आई थिंक इट्स अ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सीजन, जरूरत ही ना पड़े इतनी स्कैरसिटी हमारे को अभी हो रही है उतने उतने या लेवल पे। मिनिमम ऑक्सीजन 4 लीटर 5 लीटर का। मिनिमम, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये इससे मेरे को याद है, रेस्पिरेटरी चीजों से अनुलोम विलोम बोलते हैं, काफी प्रमोट होता है कि अनुलोम विलोम कीजिए। हम कोविड में थे तो हमें भी यही चीज दी गई कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अनुलोम विलोम या रेस्पिरेटरी जितनी ये चीजें होती हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह के एक्सरसाइजेस जरूरी है उस तरह। स्वाति, एक बहुत ही सीडेंट्री लाइफ का पार्ट हो गया है कि हम एक्चुअली कोई भी एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं। तो जैसे आपके हाथ में एक स्मार्टफोन होगा तो आप उसके गिन के 8 यूजेस जानते होंगे। एक फोटोग्राफ को आप 10 तरीके से चेंज कर सकते हो, बट आई डोंट नो कि इफ़ यू नो अबाउट दैट कि आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, कितनी तरह से यूज कर सकते हैं आपको नहीं पता। तो हमारी जो बॉडी है ये ईश्वर ने बनाया है और ये दुनिया का सबसे रिफाइंड गैजेट है ना। तो जब आप योगा की बात करते हैं, अनुलोम विलोम की बात करते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइजेज की बात करते हैं, साष्टांग और क्या शीर्षासन, ये सब चीज़ें उस गैजेट को मैक्सिमली यूज करने के लिए हैं। जैसे आपका कार को ड्राइव कराना थोड़ा ज़रूरी है जिससे उसका बैटरी चलता रहे, वैसे ही अगर आप अपने अनुलोम विलोम में आप अपने डिफरेंट टाइप का योगा एक जगह पे बैठ के, आपको कुछ गैजेट नहीं चाहिए, आप अपने पूरे शरीर को हिला के एक बार वो कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अगर कोई कहेगा कि इम्यून बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो मैं कहूँगी एक सनलाइट, हेल्दी फूड, हेल्दी खाना, और तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज, योगा। हाँ, तो अनुलोम विलोम आपके लंग को हेल्दी रखता है, लंग के हर एक सेगमेंट को रिक्रूट कर देता है,
क्योंकि निमोनिया में क्या है कि आपके लंग ही तो इन्वॉल्व होंगे, ऐसा ही माना जा रहा है अभी तक। पर ये और इसीलिए ऐसा होता है कि आपने कई बार देखा होगा, कुछ वीडियो चल रहे थे कि आप अगर सांस रोक लें, पल्स ऑक्सीमीटर देंगे तो आपका 50 तक का सैचुरेशन चला जाएगा, पर जब आप उसको हटा दें तो वो 100 तक भी आ जाएगा। आप सांस बढ़िया डीप ब्रीदिंग करें तो 100 तक भी आ जाएगा। अगर आप स्विमिंग के लिए जाएं और आप थोड़ी देर सांस को रोक के रखें, देखेंगे कि आपकी बॉडी फ्लोट करने लग गई स्विमिंग पूल में। तो आप जानते हैं ये जो एयर आप अंदर और बाहर लेते हैं कितना इफेक्ट करती है हमारे शरीर में। पर जब आपको कोविड निमोनिया हो चुका है तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके जो फेफड़े हैं वो फ्रेजाइल हैं, तो अनुलोम विलोम को एक लेवल तक ही करना चाहिए। आप ये मत कोशिश करिए कि आपका सैचुरेशन अगर 92% है तो उसको आप 99 तक ले जाएंगे, मत करिए ऐसा, है ना। क्योंकि 92 भी आपके लिए एडिक्वेट सैचुरेशन है, उस समय आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका 92 से 94 भी होता है, फाइन। मतलब आप सिर्फ 5-10% अगर अपना सैचुरेशन बढ़ाते हैं, फाइन। आप उसको 100% बढ़ाने की कोशिश नहीं करिए। उसका रीजन, क्योंकि जब भी कोई एरिया निमोनिया से ग्रस्त होता है, अफेक्टेड होता है, उस एरिया में सूजन आ जाती है। जैसे आपके बाहर इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, वैसे लंग के अंदर भी आती है। तो बाकी का एरिया जो हेल्दी होता है वो उसके वर्क को टेक ओवर करने की कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि वो ऑक्सीजन को वो ले ले सारा। इसके लिए वो एरिया थोड़ा ज़्यादा डायलेट होता है, ज़्यादा इन्फ्लेटेड होता है। और ऐसी हालत में अगर आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तो ये देखा गया है कि, और पर्टिकुलरली आपके अगर मान लीजिए 90 के नीचे सैचुरेशन जा रहा है, जहाँ आप सीटी स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं कि करीब 19, 20, 21 होगा, तो वहाँ पे आपको न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाता है। आपकी मतलब कोई ना कोई वो पार्ट फट जाता है, उसका एयर जाके प्लूरा में वो हो जाता है। तो मैं ये बहुत सीरियसली हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि जिन लोगों की सैचुरेशन 90 और ये सब चल रहा है, कृपया अनुलोम विलोम को बहुत फोर्सफुली ना करें। और जो प्रोनिंग इज ए गुड थिंग, इवन फॉर ए फॉलिंग सिचुएशन आप प्रोन हो सकते हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि जो आपके पीछे के लंग के सेगमेंट हैं वो रिक्रूट हो जाते हैं। तो दैट इज ए रिक्रूटिंग एक्सरसाइज। सो अनुलोम विलोम, प्रोनिंग या कोई और एक्सरसाइज तब तक ठीक है जब तक आप उसको लंग को रिक्रूट करने के लिए करते हैं। पर अगर आप लंग को इन्फ्लेट करने के लिए करते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताया अनुलोम विलोम के बारे में। कहा तो जा रहा है कि अनुलोम विलोम कीजिए, पर किस सिचुएशन में, किस स्थिति में करना है वो हमें अभी आपने जैसे बताया। अच्छा, ये अश्वगंधा गिलोय, क्योंकि अब लिंक हो रहा है तो मैं इस पे बात करूँ, गिलोय का क्या रोल है कि कितना प्रिवेंट करता है? अश्वगंधा, गिलोय, ये सारी जो है ना ट्रेडिशनल मेडिसिन है और ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा पार्ट है। मेरा जहाँ तक मेरी जो हमारे यहाँ आयुष मिनिस्ट्री है और मैंने कोरोनिल करके ड्रग आया और उसमें इन सब ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, ये सब कुछ आया मेरा और इसमें एक एक्चुअली प्रोटोकॉल भी बनाया गया था। उस प्रोटोकॉल के तहत शायद कुछ दिए गए थे, ये दवाई दिए गए थे, तो उसको लोगों ने अप्रूव किया, डिसप्रूव किया। मेरा ये मानना है कि अगर कुछ भी साइंटिफिक एविडेंस आया है तो उसको एक्चुअली फिर से रेप्लिकेट करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने सारे पेशेंट हैं। जो रिसर्च करने में आपको 2 साल लगना है वो आपको 2 महीने लगेंगे। मुझे दुख इस बात का है कि कोरोनिल को इतने फैन फेयर के साथ लॉन्च किया गया था और ये, पर मैं आज तक वेट कर रही हूँ कि कब मुझे मिनिस्ट्री और जो आईसीएमआर हैं, एम्स, ये लोग कब मुझे बताएंगे कि ये बिल्कुल यूज़फुल है या बिल्कुल यूज़लेस है। और मैं ये मानती हूँ इस बात को कि ये गलत बात होगी कि अगर आप सिर्फ ये सोच के कि दूसरी तरह की विधा है तो आप उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ जैसे क्विनिन है वो आई किससे, पेड़ों से आई। तो बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं, जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं वो दे आर नॉट सो रिफाइंड, उनका आपने पाउडर नहीं अलग किया है बल्कि उसका जो कंटेंट साथ में है तो वो पूरा उसके साथ ही आपने प्रेजेंट कर दिया है। ये फ़र्क होता है आयुर्वेद में और एलोपैथी में। एलोपैथिक की भी दवाइयाँ कई ऐसे सोर्सेज से आती हैं जिनको कि हम कहते हैं कि डिफरेंट जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, कहीं हवा से तो नहीं बन सकती हैं वो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमेशा ये नहीं होता है कि उनको आपने कन्वर्ट किया है केमिकल फार्मूला के थ्रू, ऐसा नहीं होता। उनमें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो
ली जाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। तो अगर ये नेचुरल रिसोर्स ही है तो इसको इस्तेमाल, ये बहुत बड़ा हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी थी। आई एम सो सॉरी कि ओवर सो मेनी ईयर्स हमारे पास रिसर्च फैसिलिटी फॉर आयुर्वेदा नहीं है और हमारे यहाँ कोई भी इस पे बात हुई नहीं है। विदेशों में इनका इतना इस्तेमाल हो रहा है और हम इतने सारे पेशेंट्स के होने के बावजूद भी ना इनका इस्तेमाल कर पाए हैं। करना क्या है, आप अश्वगंधा दीजिए और इसके बाद आप डेली वायरल लोड देख लीजिए। आप 50 पेशेंट में भी देखेंगे तो, और वो एम्स में या कुछ बड़ी जगह में देखेंगे तो शायद आप कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकाल ही सकेंगे कि वायरल लोड का क्या हुआ जब आपने ये दिया था। तो मुझे रिसर्च पार्ट पे थोड़ा सा दुख है, थोड़ा सजेशन है और बस भगवान से ये प्रार्थना है कि हम अपने ईगो में ना आए और हम चीज़ों को जैसी हैं वैसे साइंटिफिक तरीके से देख सकें, सोच सकें और प्रस्तुत कर सकें। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने। अब आयुर्वेद के लाभ और उसके इफेक्ट के बारे में जैसे आपने रिसर्च के लिए बोला कि वी शुड एक्चुअली डू इट, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पर है और चीजें हम कर रहे हैं, पर फिर भी इसका जो उपयोग है और इसकी उपयोगिता है वो उस पर हम बात नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। वो पर अगर स्पेशली ये है कि अगर आपकी श्रद्धा है आयुर्वेदा पे, अगर श्रद्धा है होम्योपैथी पे, तो आप उनके जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी सलाह से इनको खाइए, मेरी सलाह से मत खाइए, मैं इसकी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं समझ गई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ऑनेस्ट आपका रिप्लाई है कि भाई जिस चीज के आप नहीं जानते पर आपने फिर भी इसी तरीके की उपयोगिता के पे बात की कि रिसर्च होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। एक और चीज आई है आप ही के एलोपैथी में अगर मैं जाऊँ तो, या पर हॉस्पिटल या रेमडेसिविर जैसे आपने कहा कि वो किल करता है वायरस को, वैसे ही ये डीऑक्सी ग्लूकोज जो है वो भी वायरस को किल कर रहा है अपने तरीके से। तो तो मतलब पहले अगर मैं आपको कंपैरिजन, होना चाहिए, इट विल बी चीपर ऑप्शन, इट्स ओरल, तो इंजेक्शन नहीं देना है, एडमिशन नहीं करना है, बहुत सारे एडवांटेज हो जाते हैं। तो आप इसको शुरू में जैसे हम लोग आयोमेक्टिन वगैरह लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम करते हैं, तो उसको करने की शायद जरूरत नहीं होगी, आप इसी से शुरू कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू, दिस इज आल्सो वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव शेयर्ड। अच्छा, मैं वापस आती हूँ ऑक्सीजन और उसके सप्लाई पे। मतलब अगर हम बात करें या हम प्रिवेंट करना चाहें, क्योंकि जिस तरीके से अभी बात आपने बताई कि ऑक्सीजन की सप्लाई का यूसेज हम कम कर सकते हैं, स्कैरसिटी जो हो रही है उसका यूसेज हम कम कर सकते हैं, तो आम भाषा में अगर हम बात करें और अपने ऑडियंस को बताएं कि किस तरीके से वो अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं उस सिचुएशन में जाने से पहले, वो अगर थोड़ा सा और अगर ब्रीफ में आप बता सकें। स्वाति, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत नियर डियर टू माय हार्ट। पर प्रॉब्लम यह है कि इस आंसर को जिसको मैं बोलने जा रही हूँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद कोविड-19 की सफ़र हूँ। मेरी पूरी फैमिली से 60-70 लोगों को मुझे इसलिए ट्रीट करना पड़ा कि वो मेरे फैमिली फ्रेंड थे या फैमिली मेंबर थे, और और मेरे ब्रदर इन लॉ को, आई लॉस्ट माय ब्रदर इन लॉ टू द कोविड-19। सो ये जो नज़दीकियाँ मेरी और कोविड-19 के बीच में बनी, और एक ऑल्सो जो मैं सेक्रेटरी थी और आई वाज़ ट्राइंग टू फॉर आईएपी, आई वाज़ ट्राइंग टू जनरेट सम लिटरेचर, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही पास से देखा है। मैंने उन आँसुओं को महसूस किया है जब लोग सिलेंडर लेके घूम रहे होते हैं। मैंने उस बार्गेनिंग को देखा है टीवी चैनल में जिसमें 1 लाख 2 लाख का खाली सिलेंडर बेच दिया जाता है। मैंने वो देखा है कि लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। आप समझिए कि हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, हम लोग रो रहे हैं, हमारे आँख में आँसू, मैं नहीं, सब जितने बेचारे इंटेंसिव केयर में लोग हैं, दिन रात हमारे पास फ़ोन आते हैं क्या, और हम इतने क्लोज़ जो हमारे रिलेटिव, उनको हम नहीं कह सकते कि हम आपको आईसीयू बेड दे सकते हैं। हमें मालूम है इनकी डेथ होने वाली है फिर, और ये भटकते रहेंगे, घर में कैसे मैनेज करेंगे? कि वो मैंने तो इसलिए एक सिस्टमैटिक सोच का नतीजा है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो वो ये है कि मेरे जितने सारे फैमिली मेंबर, जिसमें मेरे ब्रदर इन लॉ को मैंने लूज़ किया, उन्होंने तब हमें बताया कि उनको कोई बीमारी है जब उनका सैचुरेशन 80% है। तो उनको सारी चीज़ें मिली, फिर भी वो नहीं बच सके। उनके अलावा जितने भी लोग थे, उन्होंने शुरू से बताया कि हमें लग रहा है कि कुछ है, क्या करें? फ़ीवर सा हो रहा है, ये हो रहा है। हमने उनको सारी दवाइयाँ शुरू की, उनको प्रिकॉशन बताए, हमने उनको 4 डे तक ले गए हम,
इसके बाद 5th डे में उनमें से कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं इन्फ्लेमेटरी मार्कर कराया, फीवर फिर से आ गया, उसमें सारा गड़बड़ आया, सीटी करा दिया। सीटी में अभी रिसेंटली एक फैमिली में ट्रीट करी, उनका 14 आउट ऑफ 25 13 आउट ऑफ 25, डिस्पाइट कि हम फर्स्ट डे से उनको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे थे, पर 5th डे में उनका फीवर रिकवर कर गया। और हमने उनको जब ये कराया तो ये उनके सीटी वैल्यू 6 डे पे आ गए। हमने दवाइयाँ शुरू कर दी। दवाइयों में क्या हुआ कि जो 3 लोगों की फैमिली थी उनमें से 2 लोगों के फीवर सबसाइड हो गए, सैचुरेशन नॉर्मल रह गया। एक जो हस्बैंड है उनको कोमॉर्बिडिटी है तो उनको बहुत सारे और करके तो ही इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। तो कुल मिला के अगर आप एक टाइमली इंटरवेंशन करते हैं किसी को भी, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 40 लीटर 50 लीटर जाने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपने 5 लोगों में 40 लीटर और 50 लीटर का ऑक्सीजन बचा लिया है ना, और आपने उनको 7 दिन में घर पहुंचा दिया या 10 दिन में घर पहुंचा दिया, तो अब आप बताइए ऑक्सीजन बची कि नहीं बची। और आपने इतने जो पेशेंट को ये किया तो आपको 10 15 20 पेशेंट और एकोमोडेट हो गए कि नहीं हो गए, है ना। एक पेशेंट आपने देखा होगा, आपको पता होगा, आपके कोई ना कोई रिश्तेदार डेफिनेटली आईसीयू में होंगे जो अभी 2 हफ्ते हो गए होंगे और अभी 2 हफ्ते बाद तक भी रहेंगे, और 2 हफ्ते क्या बल्कि 4 हफ्ते रहेंगे। तो वो लोग जब बाहर आएंगे तो भी उनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। यही सबसे इंटरेस्टिंग है कि वो लोग जब आईसीयू से बाहर आते हैं तो उनको 2 महीने 3 महीने तक ऑक्सीजन की जरूरत चलती रहेगी, पर अगर ये जो 7 दिन में वापस आ गए इनको थोड़ी ना वो जरूरत होगी ऑक्सीजन की, है ना। आज के दिन में अगर आपने सीटी स्कैन नहीं किया तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि राइट टू लेफ्ट शंटिंग की वजह से या कोविड निमोनिया की वजह से या कई सारे कॉम्प्लिकेशन की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो पेशेंट है उसकी जान जा सकती है, वो कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है और कितना पेन झेल सकता है फैमिली। और आपको पता है कोविड आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनके ना तो डॉक्टर को ये टाइम होता है कि वो बेचारे मोबाइल पकड़ के आपका जवाब दे सकें, वो चाहते हैं जवाब देना पर वो नहीं दे सकते हैं, पता नहीं होता है 4-5 दिन में तो वही पहुंच जाते हैं। उनमें से आधे तो कोविड-19 की आईसीयू से खुद ही गुजर चुके हैं बिकॉज उनके वर्किंग शेड्यूल ऐसा, उतना एक्सपोजर इतना ज़्यादा है। इनको दवाइयाँ दी जाती हैं हाई फ्लो नीजल के अंदर 40 से 60 लीटर पर मिनट। 40 से 60 लीटर पर मिनट जब आप देते हैं तो आप समझ नहीं सकते कि कितना उस पर्टिकुलर एरिया में ड्रॉपलेट्स बनते हैं, कितना डॉक्टर और सिस्टर एक्सपोज होते हैं, और जो आपका सफाई कर्मचारी वहाँ पे आके सफाई कर रहा होता है कितना ज़्यादा एक्सपोज होता है, ये सब होता है। और यही अगर आप 5वें दिन अगर आप पैनल करते हैं कोविड पैनल, 6वें दिन अगर आप सीटी स्कैन में देख लेते हैं कि ये है, आप उनको दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, आप उसको हॉस्पिटल बेड में मॉनिटर करते हैं, आइदर डे केयर आर नॉन ऑक्सीजन बेड आर आईसीयू बेड, है। और इसके बाद जब उनके रेमडेसिविर के 5 दिन के 5 डोज हैं वो अगर आपने दे दिए भगवान की कृपा से, अगर वो मिल गई और वो मिल गई तो वो हो गया। स्टेरॉइड से ब्लड शुगर ऊपर हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पर वो सब कॉम्प्लिकेशन आपके सुपरविजन में हुए तो नहीं हुए। आपकी बातों से ये लगता है कि अवेयरनेस जो है वो और फैलाने की जरूरत है और बात करने की जरूरत है कि कैसे प्रिवेंशन गाइडलाइंस बहुत ज्यादा बनने की जरूरत है। जैसे कि आपने बहुत स्पेसिफिक और सटीक बात की कि भाई 3-4 दिनों में जो है वायरस थ्रोट में रहता है और उसके बाद सिटी स्कैन कराना चाहिए। कई लोग सिटी स्कैन तीसरे दिन करवा लेते हैं, दे बिकम रिलैक्स्ड आफ्टर दैट कि हमें तो कोई ऐसे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जबकि वो 4-5 दिन के बाद होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं जो कि आम जनता को, क्योंकि आज के टाइम पे आम जनता ही अपना प्रिवेंशन कर रही है, जिस तरह के सिस्टम में फेलियर है और जो ओवरलोडेड है, बर्डन है हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह। तो यही तो हमें हमारा भी जो हम लोगों ने चाइल्ड हेल्थ लिटरेसी का प्रोग्राम शुरू किया, अब आप बोलेंगे ना कि ये बिल्कुल सही था, क्योंकि आज के दिन में मैं इस चीज़ से हमेशा बहुत बहुत दुखी हूँ। जब मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजी चैप्टर ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, बहुत लंबा समय निकाला है मैंने इन सब ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने बहुत कोशिश की कि चीज़ों को ये किया जाए कि सिर्फ पेशेंट को ये ना सिखाया जाए कि रिससिटेशन कैसे करना, वो भी सिखाया जाए, पर उससे पहले पल्स लेना सिखाया जाए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अगर अगर मान लीजिए हमारे व्यूअर्स को ये जो आपने ट्रेनिंग बताई जो है एडवांस्ड फ्लाइट सेविंग टेक्निक्स या बेसिक उसमें, तो वो कहाँ जाके इस सब की ट्रेनिंग ले सकते हैं? जैसे आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड कि अगर इस तरह की चीजें हम ले सके कहीं पर, तो क्या कहीं पे इसका प्रोविजन है? हाँ, हाँ, बिल्कुल प्रोविज़न है, और अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं और इसको अरेंज भी कर सकते हैं, है ना?
तो मे बी 1-1.5 महीने हम लोगों का प्लान था एक्चुअली मई से स्टार्ट करने का, ये जो चाइल्ड हेल्थ लिटरेसी का हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें खुद एजुकेशन मिनिस्टर आए थे। तो उसमें हमारी ये सारी बात हो गई थी, मिनिस्ट्री बहुत इंटरेस्टेड थी कि इस तरह के प्रोग्राम को बहुत ही बड़े लेवल पे करना ज़रूरी था। सो वो सारी बातें, प्रॉब्लम यही हुआ कि बहुत सारे कहना चाहिए लॉजिस्टिक इशूज़ हुए और कुछ और प्रॉब्लम्स थे, तो हम एक्चुअली मई में एग्जैक्टली नहीं शुरू कर पाए क्योंकि थोड़ा सा जिग-जैग हो गया। बीच में हमें लगा चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं तो हम फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं। हमने जो किया था वो वर्चुअल मीटिंग थी, तो हमने सोचा कि हम फिजिकल मीटिंग स्टार्ट करा देते हैं, पर दुर्भाग्यवश चूँकि महाराष्ट्र में एकदम से केसेस बढ़ने शुरू हो गए, तो हमने सोचा कि ये एक्सटेंड होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि पूरी कंट्री कैसे बिहेव करेगी, तो हमें वर्चुअल जाना है या फिजिकल जाना है। तो इसलिए हम मई 9-10 से हमारा प्रोग्राम था कि इसको करना है। तो आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जी, जी, बिल्कुल। आई थिंक व्यूअर्स भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे ये सब जान के कि इस तरह की कुछ ट्रेनिंग वगैरह है। जैसे कि थर्ड वेव आने की भी बात हो गई है, चीज़ें हो रही हैं, तो अब ऑब्वियसली लोग और ज़्यादा अवेयर होना चाहते हैं कि कैसे अपने परिवार को, अपने आप को इस चीज़ से बचा सकें। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ज़रिया है जहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं अपनी चीज़ों को लेके। वी कैन बिकम मतलब हम सेल्फ डिपेंडेंट बन के अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं और जो सिस्टम पे हमारा जो बोझ है वो कम हो सकता है, ज़्यादा हम कोशिश करें तो इस चीज़ को करिए। थैंक यू सो मच स्मिता जी। आप इस पूरे जो आपका मिशन टारगेट डे 5 है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आई थिंक इसको और ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैलाना चाहिए, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं वो इस चीज़ों को अपने परिवार में और आगे भी इस चीज़ को फैलाएं कि किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने बहुत ही अच्छे तरीके से आम भाषा की बातों में उन्हें समझाने की कोशिश की है। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पे और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर मिश्रा आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देके, जबकि मुझे पता है कि सिस्टम कितना ज़्यादा टाइट है और चीज़ें हो रही हैं आपके यहाँ पे भी और बहुत दुःख है कि आपके यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जिसने आपको इंस्पायर और किया इन सब चीज़ों में आने के लिए। आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट आपकी तरफ से। थैंक यू वंस अगेन और अगर आप कुछ लास्ट में कुछ शब्द बोलना चाहें तो यू वेलकम टू दिस। हाँ, बिल्कुल कहना चाहती हूँ। हमारे जो ऑनरेबल नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी भाई साहब हैं, वो इतना बड़ा इंस्पिरेशन है। सुमेधा जी भी कम नहीं है, पर मैं एक चीज़ मैंने अभी ट्विटर में शेयर की भी है, बल्कि अपने उसमें लिखा हुआ है, प्रोफाइल में लिखा है। उन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी, उसमें अपने जो ये था नोबेल प्राइज़ एक्सेप्टेंस स्पीच। एक हमिंग बर्ड उन्होंने बोला था कि एक बार जंगल में आग लग गई और एक छोटी-सी चिड़िया थी। सब लोग तो दूर भाग रहे थे, वो अपना थोड़ा-थोड़ा पानी पकड़ के और जा रही थी उसको। आई होप कि आई एम करेक्ट। तो वो जाके उसको पानी को वहाँ यस डालने लगी। यस तो यस तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम ये क्या कर रही हो? शी सेज वेरी वेरी इंस्पायरिंग थिंग कि आई एम डूइंग माय बिट। तो So that is what I have written. कि when I started doing this project, I am not tagging too many people, nothing. पर मैं ये कह रही हूँ, मैं साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से अगर कुछ गलत है तो कोई भी मुझे कह सकता है कि आप ये गलत कह रहे हो, बट आई डोंट थिंक ऐसे ऐसे देखने में मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ। और मैं वो हमिंग बर्ड हूँ जो सत्यार्थी भाई साहब ने बोला था, जो कि अपना बिट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि हम लोग सब वो एक ग्रुप ऑफ हमिंग बर्ड बने और अपना बिट करने की कोशिश करें। बहुत धन्यवाद राकेश जी को। एक तो मैं उनके हाई एंथुसियाज्म, मेरे ख्याल से जो बचपन बचाओ आंदोलन की इतनी गहरी नींव है, उसमें आप सब लोगों ने अपना बड़ा पाँव डाला हुआ है। उस नींव का हिस्सा आप लोग सब हैं और बहुत बधाई कि आप लोग सब इतना कर पाए, भगवान का माध्यम बन पाए, बच्चों के लिए आप लोग देवता बन पाए और मैं आप सब लोगों को के प्रति बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच गिविंग मी दिस टाइम। थैंक यू सो मच।